तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी मांगते हैं कि तकरीबन एक हफ्ता आपके साथ राब्ता कायम नहीं हो सका, क्योंकि इंग्लैंड से कुछ लोग आए हुए थे जो एक बाइलिंगुअल सीरीज बना रहे हैं अंग्रेज़ी और हिंदी में, जो क्राइम पे बेस्ड है। भारत और इंग्लैंड की कहानी है। उसके कुछ 7-8 एपिसोड उन्होंने बनाने हैं, एक एक घंटे के। उनको मेरी कुछ हेल्प चाहिए थी, तो मैं काफ़ी उनके साथ बिज़ी था और कुछ मेहमान नवाजी भी थी, कुछ काम बहुत था, डिस्कशन पूरा दिन बहुत हो जाती थी और शाम को थक जाता था और काफ़ी लोग बैठे भी रहते थे। कभी मुझे बाहर जाना पड़ता था, कभी वो लोग मेरे घर पे आ जाते थे, तो काफ़ी भाग दौड़ भरा ये एक हफ्ता रहा। अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। एक हफ्ता और वो हमारे दोस्त यहाँ रहने वाले हैं, उनके साथ बिज़ी रहेंगे, फिर वापस जाएंगे तो फ्री होंगे। खैर, आज बात करेंगे एक, आप सबको याद होगा पिछले साल मार्च में 14 मार्च और 17 मार्च को लॉरेंस बिश्नोई की 2 इंटरव्यूज़ हिंदी की एक बड़ी चैनल पे दिखाई गई थी। लॉरेंस बिश्नोई की एक पत्रकार के साथ बात करते हुए और चर्चा हुआ था कि जेल में बैठकर उस आदमी ने इंटरव्यू दी और ये कैसे संभव हो सका। आज तकरीबन 1 साल, 1.5 साल के बाद, 1.5 साल से थोड़ा कम, एक दिन पहले इसका खुलासा हुआ जब पंजाब पुलिस के SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की हदायत पे बनी थी, उसने अपनी पहली रिपोर्ट दी है। दूसरी रिपोर्ट है, पहली में कुछ गोलमोल बात थी और उसके बाद एक सील लिफाफा, बंद कवर में लिफाफा पेश किया गया था, जो कल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने खोला और उसमें जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। पता चला कि ये इंटरव्यू किसी जेल में नहीं बल्कि पंजाब पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिपार्टमेंट नहीं, CID तो मुंबई में है, यहाँ पे CIA कह देते हैं उसको। तो उनके हेडक्वार्टर जो है उनका खरड़ में, चंडीगढ़ के पास, मोहाली के पास है, बहुत पुराना हेडक्वार्टर और बहुत एक ज़माने में टेररिज्म के टाइम पे काफ़ी नटोरियस भी रहा। खैर, वहाँ पे जब लॉरेंस बिश्नोई को लाया गया था दिल्ली से सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद, तो वहाँ पे उसकी ये इंटरव्यू करवाई गई। लगता था कि जेल के किसी कमरे से की गई होगी। पहले 1 साल तक तो पंजाब पुलिस इनकार करती रही, इंक्लूडिंग यहाँ के DGP पंजाब के। उन्होंने कहा कि ये इंटरव्यू पंजाब की किसी जेल में नहीं हुई। तो उनका एक तरीके से बयान सही है, क्योंकि ये इंटरव्यू किसी जेल में नहीं हुई, पंजाब पुलिस के एक इन्वेस्टिगेशन विंग के कस्टडी में हुई। बात तो एक ही है, जेल हो या लॉकअप हो, सलाखों के पीछे था लॉरेंस बिश्नोई और इंटरव्यू हो गई। टेक्निकली द DGP may be right, but morally he has to answer many questions. आने वाले दिनों में देखते हैं उनका क्या स्टैंड होता है। और हैरान करने वाली बात ये हुई कि ये इंटरव्यू जो मार्च 14 और 17, 2023 को दिखाई गई, ये उसके तकरीबन 6 महीने पहले सितंबर 2022 में रिकॉर्ड हुई थी। 2 और 3 सितंबर की रात को, टू बी प्रिसाइज, आधी रात को इंटरव्यू हुई, लेकिन उसको नशर किया गया 6 महीने के बाद।
ये बात बहुत हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली। 6 महीने तक इस इंटरव्यू को अंडर रैप्स क्यों रखा गया? इसके पीछे एक साजिश की आशंका होती है। अंग्रेजी की कहावत है, देर स्मेल द रैट, एक मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है। इसमें भी एक चूहे वाला किस्सा। कोई ना कोई कारण तो होगा कि इस रिपोर्ट को 6 महीने बंद, इस इंटरव्यू को 6 महीने बंद रखा गया और 6 महीने के बाद दिखाया गया। दोस्तों, आपने बहुत पत्रकारिता देखी होगी, बहुत पढ़े लिखे सियाने बहुत सी चैनल देखते हो। क्राइम कई लोग तो मेरे से भी ज़्यादा समझते हैं, लेकिन आपने कभी सुना कि इतनी बड़ी सेंसेशनल इंटरव्यू 6 महीने गुम कैसे रह सकती, पर्दे के पीछे कपड़ों के नीचे कैसे रह सकती? जितना मेरा तजुर्बा है पत्रकारिता का, ऐसी खबर कोई भी चैनल या पत्रकार 6 महीने के लिए दबा के नहीं बैठता। कारण कुछ और है, और वही एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता। जिन लोगों ने ये इंटरव्यू करवाई वो लोग स्टेट एक्टर भी हो सकते हैं, नॉन स्टेट एक्टर भी हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए भी हो सकते हैं और किसी सरकारी एजेंसी से जुड़े भी हो सकते हैं। यहाँ कुछ मर्सिनरीज हो सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे सरकार का काम करते हैं। तो इसीलिए मैंने शब्द यूज़ किए स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर, सरकार के अंदर के लोग या सरकार के बाहर के लोग। लेकिन ये सरकार की मर्जी के बिना नहीं हुआ। वो सरकार भले पंजाब की हो या केंद्र की हो, कहीं ना कहीं मिली भुगत तो है, कहीं ना कहीं आशीर्वाद तो है, ब्लेसिंग तो है कि गो अहेड कीजिए। लेकिन ऐसा किया क्यों गया? उसके पीछे एक कारण, जिन लोगों ने ये इंटरव्यू अरेंज की और करवाई, उन लोगों का मकसद क्या था, टाइमिंग क्या थी? वो लोग इसका फ़ायदा अपनी मर्ज़ी से उठाना चाहते थे। अगर न्यूज़ पेपर या न्यूज़ चैनल की मर्ज़ी होती तो ये 3-4 दिन के बाद दिखा दी जाती, क्योंकि न्यूज़ चैनल को तो टीआरपी चाहिए होती है और उनका कोई मकसद नहीं होता। वो उनको मिल जानी थी, पैसे कमा लेने थे, रिपोर्टर का नाम तब भी हो जाता। लेकिन जिन लोगों ने ये करवाई उनका मकसद पूरा नहीं होता था। अब बताते हैं पूरा माजरा है क्या। पहली बात तो ये कि पंजाब में 2 बड़े अंडरवर्ल्ड गैंग्स काम कर रहे हैं, एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग और इसका विरोधी गैंग बबिहा गैंग, जिसमें काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। कुछ और भी हैं, जैसे मुंबई में 3-4 गैंग थे, यहाँ पे 2 बड़े गैंग हैं, बाकी छोटे मोटे। जिस तरह मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सो कॉल्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का एक धड़ा, एक ग्रुप छोटा राजन के साथ मिलकर काम करता था और दाऊद के लोगों को मारता था। दूसरी तरफ दूसरा टोला, दूसरा ग्रुप दाऊद के साथ मिलकर काम करता था और छोटा राजन के लोगों को मारता था। एक तीसरा ग्रुप अरुण गवली के इशारे पे उसके दुश्मनों को मारता था। चौथा ग्रुप अमर नायक के कहने पे किसी और को मारता था। तो इसी गैंग वार के चलते हुए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की एलिजेंस कहो या स्ट्रैटजी कहो,
हम बाहर बैठे लोग तो कह देते हैं ये नेक्सस है, पुलिस का और क्रिमिनल का नेक्सस है, लेकिन पुलिस वालों के लिए ये एक स्ट्रैटजी होती है। एक गैंग को ख़त्म करने के लिए दूसरे गैंग की मदद ली तो कोई बुरा नहीं किया, ये उनका मानना है। और काफ़ी हद तक ये स्ट्रैटजी सही भी निकलती है, लेकिन जब कुछ हद क्रॉस कर लेते हो आप, जो क्रॉस द लाइन, क्रॉस द लिमिट, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। पंजाब में भी इसी तरह क्राइम फाइटर्स, पुलिस के वो डिपार्टमेंट जो क्राइम से लड़ते हैं, वो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो या CIA हो या STF हो या स्पेशल ऑपरेशन सेल हो या स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो, इस किस्म के काफ़ी सारी यूनिट्स बनी हुई हैं पंजाब में। ज़्यादातर वो एक दूसरे से अलग और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। कोई किसी को रिपोर्ट करता है, कोई किसी को रिपोर्ट करता है, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी तो DG होता है। और अनफॉर्चुनेटली पंजाब में 2-1 साल से कोई DG है नहीं, एक ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चल रहे हैं। ये एक विडम्बना है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों एक पक्का DG पंजाब को नहीं मिल रहा, ये समझ से बाहर है। तो यहाँ भी एक धड़ा पुलिस का लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलके, उससे इंफॉर्मेशन लेके, उसके विरोधी गैंग जो पुलिस के लिए डिफरेंट गैंग है तो वो भी क्रिमिनल, दूध का धोया तो कोई नहीं है, उनका सफाया किया जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग अंदर खाते बबिया गैंग से मदद लेते थे और लॉरेंस बिश्नोई के कुछ छोटे मोटे लोगों को पकड़ लेते थे या एक हाथ को मार देते। लेकिन ज़्यादा नुकसान पिछले 2 साल में बबिया गैंग का हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चढ़त रही। और लॉरेंस का अपना बयान भी है कि उसको मालूम है कि पुलिस को मैनेज कैसे करना, जेल अथॉरिटीज़ को कैसे मैनेज करना। उसके चलते हुए अच्छी खासी रकम कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई बांटता है अपने चाहने वालों को, जैसे डी कंपनी और छोटा राजन के लोग मुंबई के क्राइम ब्रांच में और दूसरे ऑफिसर्स को बांटते थे। ये कोई लुकी छिपी बात नहीं है, हकीकत। लेकिन अंदर खाते पुलिस वालों का मानना ये होता है कि हम तो उससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं और अपना काम करते हैं, मान लेते हैं उनकी बात। लेकिन जब आपके CIA स्टाफ के लोग लॉरेंस बिश्नोई के खतरनाक शूटर, सहयोगी, एड, साथी दीपक तीनों जैसे लोगों को लॉकअप से निकाल के अपने घर ले जाते और वहाँ से उसको भगा देते, वो कुछ ज़्यादा हो जाता। और बाद में उस ऑफिसर को, प्रितपाल सिंह को डिसमिस कर दिया गया। तो उसने एक खतरनाक आरोपी को अपने कब्जे से भागने नहीं दिया, भगाया, उसका दोष साबित हो गया। एक और बड़े CIA के ऑफिसर हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को पीठ थपथपाते थे और पूछते थे, पहचाना मेरे को? लॉरेंस बिश्नोई हंस के बोलता है, आपको कौन नहीं जानता। ऐसे ऑफिसर भी हैं। उसी तरह जब सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद 29 मई 2022 के बाद लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के तिहाड़ जेल से पंजाब लाया जाता है तो उसको कस्टडी में दिया जाता है CIA के, क्योंकि उसको कई जगह पे उसकी पेशियां होनी थी। पहली तारीख तो मानसा में थी। दिल्ली से उसको लाया जाता है खरड़, मोहाली के पास जो CIA का हेडक्वार्टर, और उसका लॉकअप और पूरा कम्प्लेक्स इतना पहरे में है, इतनी सख्त सिक्योरिटी है। कहा जाता है कि वहाँ
कि चिड़ी कौआ पंछी तो छोड़ो, एक मक्खी भी पर नहीं मार सकती। उस लॉकअप में लॉरेंस बिश्नोई को रखा जाता। जिस शहर में भी उसको, जालंधर में, लुधियाना में, बठिंडा में, फिरोजपुर में, मानसा, मोगा, कपूरथला, फरीदकोट, कहाँ भी लेके जाना है, सुबह 4 बजे काफिला निकलता था। उसकी पेशी करवा के रिमांड लेके फिर वापस आ जाते, फिर दूसरी कचहरी में, दूसरे शहर। तो काफ़ी दिनों तक लॉरेंस बिश्नोई की ये रिमांड यात्रा चलती रही। उसी दौरान 2 और 3 सितंबर 2022 की आधी रात को ये इंटरव्यू रिकॉर्ड की जाती। अब इसको 6 महीने तक रोका क्यों गया? दोस्तों, वो समय था जब सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद तभी के डीजीपी ने कह दिया कि ये तो गैंगवार का मामला। उन्होंने तो वो कहा जो उनके जूनियर ने उनको बताया। वो तो जुमा 4 दिन डीजी की पोस्ट पे लगे थे नए नए, उनको कुछ महीनों के बाद हटा भी दिया गया। उन्होंने केस वगैरह फाइल किए, लेकिन वो लटके गए और वो रिटायर भी हो गए। नए डीजी आए जिनकी आज तक कन्फर्मेशन नहीं हुई। तो अब पुलिस ने एक मन बना लिया था कि ये केस आपसी रंजिश का और गैंगवार का केस। पुलिस का ये नैरेटिव था कि मूसावाला लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी बम्बिहा गैंग के लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई के लोगों को मारा था, गोल्डी बराड़ के भाई को मारा था, कज़न को मारा था, एक और दूसरे अकाली दल के लीडर को मारा था। तो उसका बदला लेने के लिए हमने लॉरेंस बिश्नोई को मार दिया। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को मार दिया। दोस्तों, बात इतनी आसान नहीं। ये एक मैथड स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स पंजाब के लोगों में पहुंचाना चाहते थे कि मूसेवाला भले इतना बड़ा सिंगर था, बहुत मशहूर था, मकबूल था, लेकिन वो गैंगस्टरों के साथ मिला हुआ, उसकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही थी। वो इसलिए कि मरने के बाद भी सिद्धू मूसेवाला की मकबूलियत कम नहीं हो रही। हजारों की गिनती में लोग उसके गांव, उसके घर पहुंच रहे थे रोज, और शनिवार और रविवार को तो उसके घर में मेला लग जाता था। अब इतनी लोगों के दिलों में गुस्सा, एंगर और सरकार की बदनामी, क्योंकि सरकार के किसी भी मंत्री संतरी ने उस परिवार का हाल नहीं पूछा, कोई उनका दर्द बटाने उनके घर तक नहीं पहुंचा। हर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग गए, वर्कर गए, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई आदमी नहीं गया। और उसके बाद जब मूसेवाला के पिता ने चीफ मिनिस्टर को मिलने की कोशिश की तो उनको वक्त नहीं दिया गया। उन्होंने असेंबली हॉल के बाहर धरना मारा, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप सरकार मूसेवाला की उस कामयाबी को छोटा करना चाहती थी। उसका दूसरा कारण ये भी है कि मूसेवाला के जो प्रतिद्वंदी थे, कंपटीटर थे म्यूजिक इंडस्ट्री में, सिंगर, उनमें से कुछ चुनिंदा बड़े सिंगर जिनका मूसेवाला के आने के बाद बहुत नुकसान हुआ, स्ट्रक्चर का भी, पैसे का भी, बिजनेस का भी, वो बहुत दुखी थे। वो नई जो पॉलिटिकल सेटअप था उसके बहुत करीब थे। उनका भी एक प्रेशर कि मूसेवाला को ज़्यादा तूल नहीं देना, इसके माँ बाप को ज़्यादा पूछना नहीं। लेकिन लोग तो लोग होते हैं, मकबूलियत मकबूलियत होती है।
तो इन्होंने उसको काउंटर करने के लिए ये इंटरव्यू की, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई खुद कह रहा है कि हमने किस कारण से मूसेवाला को मारा। लेकिन सितंबर में जब इंटरव्यू रिकॉर्ड हुई, उसके आने वाले 3-4 महीने माहौल पंजाब का ऐसा था कि कोई मूसेवाला के खिलाफ बात करने को तैयार नहीं था, सुनने को तैयार नहीं। ये बड़े बड़े सिंगर जो उसके खिलाफ थे, सरकार के पिट्ठू थे, वो घरों से बाहर नहीं निकलते थे, सबके प्रोग्राम बंद पड़े थे। इसलिए वो एक ऐसे मौके की तलाश में थे कि तीर तब चलाएंगे जब निशाने पे लगे। इसलिए उन्होंने 6 महीने तक इंतज़ार किया अपने असर सूट के साथ। और अगला साल आ गया, सिद्धू मूसेवाला की 1 साल की बरसी जिसको कहते हैं, वो मनाई जानी थी। बहुत बड़े लेवल पे तैयारियां हो रही थी। अब उसको काउंटर कैसे करें? अब सरकार को लगा, लोगों को लगा, उसके दुश्मनों को लगा, यहाँ तो लाखों लोग आएंगे, मूसेवाला लीजेंड तो बन गया, जिंदा जी भी लीजेंड था, अब मर के भी लीजेंड है, लेकिन उसकी खयाती और नहीं बढ़े, उसको पंक्चर करना चाहिए। तो इन्होंने मार्च में ये उसकी बरसी के 2 महीने पहले ये इंटरव्यू चलाने की इजाज़त दे दी। और मुझे ऐसा लगता है कि उस इंटरव्यू को काफ़ी बड़े लेवल पे एडिट किया गया। वो काफ़ी सारी ब्रेक्स हैं, जर्क्स हैं। जो एडिटिंग की गई है वो किसी टेलीविज़न के एडिटिंग स्टूडियो की नहीं है। वो ऐसे लगता है जहाँ किसी म्यूज़िक स्टूडियो में एडिटिंग हुई। मुझे ये भी लगता है कि कुछ सवाल ओरिजिनल वीडियो में नहीं होंगे, जो बाद में उनको रीपोर्ट किया गया, रीफ्रेम किया गया, और रिपोर्टर से सवाल नए तरीके से करवाए गए जो लॉरेंस बिश्नोई के जवाब के साथ मैच कर सके। ये मुझे लगता है अब ये जांच का विषय है। इसको जब ये पूरा किस्सा इंटरव्यू हो जाती है, 10 मिलियन के करीब लोग देख भी लेते हैं, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सुओ मोटो अपने लेवल पे इसका संज्ञान लेते हैं और वो 2 FIR दर्ज करने का हुक्म देते हैं पुलिस को। दोनों इंटरव्यूज़ की 2 FIR दर्ज की गई। एक SIT हाई कोर्ट के कहने पे बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक स्पेशल डायरेक्टर DGP के रैंक के ऑफिसर के नीचे, तो और उनको एक टाइम फ्रेम दिया गया। कोर्ट की वकील एक साथ में लगाई गई कि आप साथ में निगरानी रखिए क्या हो रहा। तो हाई कोर्ट की निगरानी में जो इंक्वायरी हुई तो पता चला, जो पहले DG कहते थे पंजाब की किसी जेल में इंटरव्यू नहीं हुई, पंजाब की धरती पे इंटरव्यू नहीं हुई, बाद में मान गए कि इंटरव्यू पंजाब में हुई। लेकिन एक सील बंद लिफाफे की रिपोर्ट जो कल खुली, उसमें तो लिख दिया कि DG ऑफिस से चंद मीलों की दूरी पे ही हुई है, बहुत दूर नहीं हुई। अब जब यह हाई कोर्ट में SIT बना दी, FIR करवा दी, तो लॉरेंस बिश्नोई ने सुप्रीम कोर्ट मूव किया और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि हाई कोर्ट का ये फैसला रद्द किया जाए, जो मेरी इंटरव्यू के खिलाफ हाई कोर्ट एक्शन ले रहा है उसको रोका जाए, स्टे किया जाए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया और अपना फैसला ये कुछ दिन पहले 31 जुलाई को सुना दिया। और लॉरेंस बिश्नोई के वकील को कहा कि अगर उनको कोई शिकायत है तो वो हाई कोर्ट में जाए, हम हाई कोर्ट की कार्रवाई में दखल नहीं देंगे। मतलब जो काम
सरकार नहीं कर सकी, वो लॉरेंस बिश्नोई उनके लिए कर रहा। अब सरकार तो हाई कोर्ट कह नहीं सकती कि आप हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्यों कह रहे हो, तो वो काम लॉरेंस बिश्नोई से करवाया गया। तो इस तरह से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन को स्कटल करने की कोशिश की गई, इसको डीरेल करने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वजह से वो नहीं संभव हो सका। अब ये सब कुछ किस मकसद से, किन लोगों ने किया, ये आने वाले और एपिसोड बनाना पड़ेगा, उसमें पूरी तफसील से बात करेंगे। एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और पूरे केस में हमेशा की तरह दो छोटे छोटे अफसरों को सज़ा दे दी गई, उनके सर पे ठीकरा फोड़ दिया, एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर। जो इंस्पेक्टर उस समय सीआईए का इंचार्ज था और जो डीएसपी उसका बॉस था, उनकी ट्रांसफ़र मोहाली से करके दूसरे जिलों में भेज दिया। लेकिन ये कोई अंत नहीं। अब ये हाई कोर्ट ने 5 सितंबर को फिर तारीख है, बहुत कुछ और निकल के आने वाला है। लगता है कुछ बड़े अफसर, बड़े नाम इस कॉन्स्पिरेसी की लपेट में आएंगे, तो इंतज़ार करना पड़ेगा उस तब तक। लेकिन कल आपको इस कॉन्स्पिरेसी का दूसरा हिस्सा सुनाएंगे, इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।